हेलो दोस्तों, मैं हूं शिवराज सिंह। स्वागत है आपका मेरी चैनल हिस्ट्री विद सिंह में। दोस्तों, आशा है आप लोग अच्छे से होंगे, बढ़िया अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो भाई, जैसा कि पहला अध्याय मैंने पीछे की वीडियो में पढ़ाया, एनसीईआरटी की हिस्ट्री की जो है पहला अध्याय आपने पिछले वीडियो में पढ़ा। ठीक है, आज का भी दोस्तों मजेदार अध्याय रहेगा। अध्याय 2 आप पढ़ेंगे एनसीईआरटी का हिस्ट्री का। आखिर वे इधर से उधर क्यों घूमते थे? भाई ये पॉइंट है। अब ये क्यों घूमते थे जो है मानो। ठीक, तो देखिए, आइए देखिए, हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले से रहा करते थे। आज हम उन्हें आखेटक या खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। ठीक है, भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। ठीक है, आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे। मछलियां, चिड़िया पकड़ते थे। फल फूल, दाने, पौधे, पत्तियां, अंडे इकट्ठा किया करते थे। ठीक है, आइए आगे। आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरे जगह पर घूमते थे। ऐसा करने के कई कारण थे। क्या कारण थे भाई? देखिए, पहला कारण यह था कि अगर वे एक ही जगह पर ज्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधों, फलों और जानवरों को खा करके समाप्त कर देते थे। इसलिए भोजन की तलाश में इन्हें दूसरी जगहों पर जाना पड़ता था। भाई साधारण सी बात है, अगर एक ही जगह पे टिके रहते तो कितने दिन जो है, अगर पौधे ही हैं, आप जो है जानवर ही हैं, तो कितने दिन चलेगा, खत्म ही हो जाएगा। ठीक है, दूसरा कारण यह है कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरण और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर जाया करते हैं। इसलिए इन जानवरों का शिकार करने वालों लोग भी इनके पीछे जाया करते थे। जैसे कि आप डिस्कवरी चैनल पे मैं देख रहा था, और उसमें जो है बीबीसी अर्थ भी ऐसा उसमें दिखा रहा था। तो उसमें क्या था कि जानवर जो आपके जेब्रा थे, ठीक है, और जो आपके इस तरह के 2-3 जानवर थे, वो काफी दूर तक की यात्रा करते हैं। जैसे वहां पे भाई जब बरसात माने गर्मी जब आती है तो वहां से जैसे हाथियां थी वो भी प्रवास कर रही थी। तो एक जगह से दूसरे काफी लंबा सफर ये तय करती हैं, बड़े संघर्ष उसमें दिखाया है। तो फिर जाकर के वो उस स्थान पे पहुंचती हैं जहां पे उनको पानी और चारा मिलता है। तब तक बारिश आ जाती है, फिर उनकी प्रक्रिया, फिर वो जो है वापस से फिर वही जगह आती हैं। काफी लंबी दूरी की तय करती हैं इसमें, है ना। तो अब जब ये अपने लिए जब चारा पानी इनको नहीं मिलता है, या उनको जो है स्थान चाहिए जो अपना बच्चे इत्यादि पैदा करने के लिए, तो उस जगह तक जाते हैं। जैसे चिड़ियों का दिखा रहा था, पूरा एक देश से दूसरे देश तक उड़ती हुई जाती है। तो इस तरह तब जानवर जब चले जाएंगे तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई जब जानवर ही नहीं रहेंगे, शिकार करना है, तो आदमी को भी पीछे जाना पड़ेगा। और सीजन भी आप देखिए, अगर पेड़ ही है, आप मान लीजिए आम के पेड़ हैं, तो आपका कब फरेगा? जब गर्मी आएगी ना, तभी तो वो जो है होगा। और फिर ठंडी आ जाएगी, फिर तब तो आम मिलेंगे नहीं, है ना। तो इस तरह जैसे जैसे आदमी दिखाता था खाने पीने की चीजें या जानवर को, तो उस हिसाब से आदमी प्रवास करता था। ठीक है, समझ गए आप लोग? आइए आगे देखिए। और भाई, पानी के बिना किसी प्राणी या पेड़ पौधे का जीवित रहना तो संभव नहीं। तो पानी झीलों, झरनों, नदियों में ही मिलता है। यद्यपि कई नदियों और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता। कुछ झीलों, नदियों में पानी बारिश के बाद भी मिल जाता है। ठीक है, इसलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता होगा। ठीक है,
यहां तक आपने देख लिया। अब आ जाइए आगे। अब अगला पॉइंट, आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है। अब बताइए कैसे पता चलता है। अब इसे आप देखिए, पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्राहक किया करते थे। यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए हों। इनमें से पत्थरों के औजारों आज भी बचे हैं। देखिए भाई, कोई भी अगर आदमी कहीं पे रहेगा तो उसको खाना बनाना है, उसको और भी जीवन में जो आने वाली उपयोग की चीजें हैं तो उसका प्रयोग करेगा ही। जब प्रयोग करेगा तो वहां पे टूटी फूटी मात्रा में इत्यादि इधर उधर वो कहीं जमीन में पड़ा ही रह जाएगा और समय के साथ साथ वो जो है दबता चला जाएगा। फिर बाद में अगर वहां पे खुदाई होगी तो आप जो है जान जाएंगे और जब सामान निकलेंगे तो उससे आप जो है पता कर सकते हैं कि भाई फला आदमी ये उपयोग करता था। ठीक है, जैसा कि आप दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में भी चर्चा किया था कि जैसे आदमी जहां पे रहता है ना, तो जब आदमी रहता है तो यहाँ पे क्या होता है, धीरे धीरे यहाँ पे ऊंचाई बढ़ती जाती है। भाई वहां रहता है और जो सामान उपयोग करता है वो फेंकता है और मिट्टियां भी लाता है। जैसे बारिशें होती हैं तो भाई और मिट्टी अपना ऊंचा करता जाता है जगह को। ठीक है, तो यहाँ पे अपने रहता है, कूड़ा करकट भी फेंकता रहता है और आने जाने से और भी सामान से, तो यहाँ पे जो है क्या होता है कि मतलब उसकी जो है बढ़ती जाती है, ऊंचाई बढ़ती जाती है। ठीक है, तो इससे जो है जब आप कभी जो पुरातत्वविद हैं, जब पता लगाना होता है कि यहाँ पे जो है वास नहीं था, तो सामान्य जगहों से, जैसे जो मैदान से और यहाँ पे आदमी रहे थे, है ना, वहां की ऊंचाई ज्यादा दिखेगी। इससे जो है पुरातत्वविद हैं, इतिहासकार हैं, जो वो पकड़ लेते हैं कि यहाँ पे आदमियों का वास था। ठीक है, तो अब जो है आ जाइए आगे। इसमें कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियां और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। कुछ के साथ हड्डियां या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। कुछ औजारों से लकड़ियां काटी जाती थी। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियां और औजार बनाने के लिए किया जाता था। ठीक है, अब देखिए यहां पे दिखाया गया है, ये चित्र आप दो देखिए। चित्र में क्या है, इसे देखिए, पत्थर के औजारों का उपयोग बाएं। ठीक है, इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था। ठीक है, ये जो बाएं वाला पत्थर, ठीक, ये इससे क्या किया जाता था, इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था इसका प्रयोग। और ये दाएं वाला, इससे क्या किया जाता था, इसे देखिए, जानवरों की खाल से बने वस्त्रों को सिलने के लिए किया जाता था। ये देखिए यहां पे सिलाई भी हो रही है ना। तो भाई ये हो गया। आ जाइए आगे। रहने की जगह निर्धारित करना, अब ये कैसे, आइए इसे समझिए। मानचित्र 2 को देखो। चलिए भाई, मानचित्र 2 को पहले आप लोग देख लीजिए। मानचित्र तो भाई शिक्षा का जो है महत्वपूर्ण है इसमें, तो इसे जो है आप देखिए, जो कि एकदम बैठ जाए दिमाग में। देखिए यहां पे आपको कई तरह के जो है डिजाइन बने हुए, जैसे आप देखिए इस तरह का जो है बना हुआ है, ये है पूरा पाषाणिक, पूरा स्थल। ठीक है, और इस तरह का आप देख रहे हैं जो जगह बना है नीला कलर का, वो 9 पाषाणिक पूरा स्थल है यहां पे प्राप्त हुए हैं। और ये जो आप देख रहे हैं हरे में, इस तरह का महापाषाणिक पूरा स्थल है। ठीक है, और ये देखिए आरंभिक गांव
इस तरह की डिजाइन यहाँ पे आप देख रहे हैं, और स्टार जो बना हुआ है वो आधुनिक नगर यहाँ पे प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो अब देखिए ये आपका नौपाषाणिक स्थल बुर्जहोम, मेहरगढ़, कोल्डिहवा, महागड़ा, चिरांद, ठीक है, और देखिए दाओजली होडिंग हेडिंग है ना, और देखिए हल्लूर और पयमपल्ली, ठीक है, और इन जगहों से आपका जो है क्या प्राप्त हुआ है, नौपाषाणी पूरा स्थल प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अब ये एग्जाम में देखिए महत्वपूर्ण है, कई बार पूछता भी है कि जैसे लिख दिया कि भाई नौपाषाणी का स्थल, नौपाषाणी पूरा स्थल कहाँ से प्राप्त हुए हैं, आपको पॉइंट दे दिया, इन सब नामों को दे दिया, कुछ और नामों को लगा दिया, तो अब आपको बताना है। तो ये एकदम इम्पॉर्टेंट है, इसको आप दोस्तों नोट्स में जरूर लिख लीजिए। ठीक है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि नौपाषाणी पूरा स्थल, तो आप देखिए बुर्जहोम, मेहरगढ़, चिरांद, ठीक है, कोल्डिहवा, महागड़ा, ठीक है, तो ये सब इम्पॉर्टेंट है, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब देखिए ये जो इस तरह का बना हुआ है, इसमें क्या है, पूरा पाषाणी पूरा स्थल प्राप्त हुआ है। ये देखिए यहाँ पे रेड कलर में है ना। तो अब आइए ये कहाँ पे, ये पूरा पाषाणिक स्थल हैं, ये कहाँ पे हैं, देखिए भीमबेटका है ना, और कुरनूल की गुफाएं, हुसंगी, ठीक, तो ये जगह पे पूरा पाषाण जो है स्थल प्राप्त हुए हैं। अब देखिए ग्रीन वाला जो है महापाषाणिक पूरा स्थल, ये आप देखिए, ठीक है, ब्रह्मगिरी है ना, तो यहां से आपका महापाषाणिक स्थल प्राप्त हुए हैं। और देखिए आधुनिक नगर, जैसे देखिए मुंबई, कोलकाता, ठीक, ये जो है आधुनिक नगर है, स्टार में बना हुआ है। तो भाई मैप आपने देख लिया। अब आइए अब इसमें जो है लाल त्रिकोण वाले स्थान वे पूरा स्थल है जहां पर आखेटक संग्राहक, खाद्य संग्राहकों के होने के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, तो कौन सा है, लाल त्रिकोण, भीमबेटका, ठीक, और हुसंगी, करनूल गुफाएं, ठीक, यहां से आपको क्या प्राप्त हुआ है, जहां पर आखेटक खाद्य संग्राहकों के होने के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, इनके अलावा भी और कई स्थानों पर आखेटक खाद्य संग्राहक रहते थे। मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थान ही चित्रित किए गए हैं। कई पुरास्थल नदियों और झीलों के किनारे पाए गए हैं। ठीक है, आइए अब देखिए, चूंकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते थे जहां अच्छे पत्थर मिल सकें। ठीक है, तो ये थोड़ा सा और छोटा आप कर लीजिए जिससे कि आपको समझ में आए। अब ये देखिए भाई, ये चित्र आप यहां पे बना हुआ है। तो भीमबेटका आधुनिक मध्य प्रदेश, इस पूरा स्थल पर गुफाएं व जो है कंदराएं मिली हैं। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहां उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। ये गुफाएं नर्मदा घाटी के पास हैं। ठीक है, क्या तुम बता सकती हो कि रहने के लिए लोगों ने यह जगह क्यों चुनी? ठीक है, अब देखिए भाई, ये जो गुफा है आप देखिए कि अब यहाँ पे जो है आदमी रहते थे, चित्र आप देख पा रहे हैं। अब बताइए कैसे रहते होंगे उस समय। अभी हम लोग देखिए किस तरह के आधुनिक घर में रहते हैं, बढ़िया जो है वॉशरूम जो है अटैच है, एसी लगा हुआ है, कूलर, हीटर जो है घर में लगे हुए हैं, है ना, आधुनिक सुविधाओं का उपभोग कर रहे हैं। अब देखिए उस समय कैसे जो है इन गुफाओं में जो पहाड़ के चट्टान हैं, इसमें जो है कैसे रहते होंगे, सोचिए कितना कठिन समय है ना। और आज जो है लोग कितने आराम से रहते हैं, तब भी कहते हैं अरे बड़ी समस्या है। तो भाई बड़ी समस्या आज है तो इतिहास पढ़िए, तब समझ में आ जाएगा आपको कि लोग
कितने संघर्ष से लोग रहते थे। अब जैसे देखिए आगे नहीं था, अब बिना आग के सोचिए कि कच्चा जो है खाते थे खाना, भाई आगे नहीं था तो पकेगा कहाँ पे, कच्चा ही खाते थे। ठंड में कैसे बचाते होंगे, सोचिए कितना संघर्ष किए हैं जब आग ही नहीं था। अब एक देखिए यहाँ पे आपको चित्रकला, शैल चित्रकला यहाँ पे दिख रहा है। इनमें से इनसे हमें क्या पता चलता है, ये देखिए इसमें पॉइंट यहाँ पे है। ये एक शैल चित्र है। अब इस चित्र के बारे में बताओ। देखिए यहां पे लिखा हुआ है, जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें कुछ ही दीवारों पर चित्र मिले हैं। इनमें कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश, दक्षिण उत्तर प्रदेश की गुफाओं में चित्र हैं। इनमें जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। तो ये देखिए एक चित्र यहाँ पे इस तरह का, ऐसे चित्र जो है गुफाओं में कई तरह के प्राप्त हुए हैं। अब जैसे जहाँ रहते थे, तो अब जैसे बच्चे ही हैं, आप घरों में देखिए तो अगर उनके हाथ में कुछ चाक ओक है तो अपना कुछ डिजाइन दीवार पे ऐसा चित्रकारी करते रहते हैं ना। तो ऐसे ही जब आज मानव रहा करते थे तो अपना कुछ उनके पास है तो कुछ कलाकारी है तो वो दिखाते थे, और उनमें से ये कलाकारी देखिए कि कितना खूबसूरत ये जो है आपके सामने शैल चित्रकारी दिख रही है। आइए अब पूरा स्थल, ये शब्द है पूरा स्थल। अब पूरा स्थल क्या है इसको आप समझ लीजिए। मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही बताया था ना कि ये जो एनसीईआरटी की जो सीरीज मैं चालू किया हूं, इसमें छोटे छोटे पॉइंट जो आपको आप बार बार परेशान होते हैं, यार इसका अर्थ क्या है, इसका क्या मतलब है, ये कहाँ से आया, तो सब समस्याएं जो है खत्म हो जाएंगी भाई। इसीलिए मैंने एनसीईआरटी का ये बुक्स स्टार्ट किया है। ये मत सोचिए कि यार इसको क्या पढ़ें या क्या देखें, तो ये जान लीजिए कि पूरा बेस आपका बहुत ही मजबूत कर देगा और आपको फिर हर चीज अच्छे से समझ में आने लगेंगी, और जो आगे आप जो पढ़ेंगे ना तो बहुत बढ़िया तैयार होगा। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी बुक्स बहुत जरूरी है जो बच्चे तैयारी करते हैं। तो आइए देखिए अब पूरा स्थल इसको क्या है समझिए। देखिए पूरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहां पर औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ठीक है, ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में उन्हें वहीं छोड़ गए। ये जमीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी के तल पे भी पाए जाते हैं। इन पुरा स्थलों के बारे में आपको अगले अध्याय में बताया जाएगा। ठीक है, तो अगले अध्याय में आप जो है और डीप में इसे पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब जैसे भाई कोई भी काम हो रहा है, कोई अगर आज आप देखें कोई पत्थर मूर्ति बनाने वाला है, तो जब आप मूर्तियां बनाता है तो कई तरह के पत्थर जो अगर टूट गए या मूर्ति पूरी नहीं बनी तो वो हटा वहीं फेंक देता है, क्योंकि वो उपयोग की नहीं है, और जो उपयोग की है उसका प्रयोग करता है। तो इस तरह वहां पे अब जैसे अगर वो जब उपयोग मूर्ति बनाना वो छोड़ देगा, चला जाएगा, तो फिर क्या रहेगा, तो वहां पे टूटी फूटी मूर्तियां जो है हमें मिल जाएंगी। तो ये एक जो है हमारे पास स्रोत हो जाएगा कि अच्छा इस तरह का जो है मूर्तियां बनती थी। तो वही जो है दोस्तों ये पूरा स्थल के बारे में है। ठीक है, कि आदमी जहां रहते थे, जैसे बर्तन इत्यादि, भाई अब वो जो जैसे आप देखिए कि औजार है जो उपयोग में नहीं है फेंक दिया, वो बर्तन जो उपयोग में नहीं आया फेंक दिया, टूट गया फूट गया, है ना। इमारतें टूट फूट गई तो भाई वो खत्म हो गया, आदमी दूसरी जगह रहने लगा। ठीक है, तो ये सब जो है पूरा स्थल के जो है हैं। ठीक है, अब देखिए आइए आग की खोज। भाई अब इसे आप समझिए। मानचित्र 2 में कुरनूल की गुफा ढूंढो, पृष्ठ 12। यहां राख के अवशेष मिले हैं। इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए
किया गया होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए, खतरनाक जानवरों को दूर आदि भगाने के लिए। तो भाई अभी आप देखिए कि जानवर डरते हैं ना आग से। अगर आपको कोई जानवर ऐसा दौड़ाया या कुछ है तो आग आपने जला लिया, कुछ ऐसा तो करेंगे तो वो डर जाएगा, भाग जाता है ना। और मांस आपको भाई खाना पकाना है तो आग की आवश्यकता आज देखते हैं, बिना आग के कैसे आप खाना पकाओगे, है ना। प्रकाश के लिए रात में आप देखिए, अब तो भाई जैसे इन्वर्टर आ गए हैं, जनरेटर आ गए हैं। पहले आप थोड़ा सा मेरे जो है दादाजी हैं, चचेरे दादाजी लगते हैं, तो वो बताए थे कि बिजली हम लोगों के सामने आई, उसके पहले हम लोग बिजली ही नहीं थी गांव में। तो जो है ये डिबरी है आपका, और जो किसी शीशी में इत्यादि में उसको जो है कपड़े का बना करके और उसमें तेल डाल करके जो है ऐसा डिबरी टाइप का, या फिर आगे लालटेन रखने लगे, फिर लैंप आ गया, लैंप तक तो बिजली भी आ गई थी, है ना। तो ये है जो है स्टोरी। तो भाई अब वो आग से जो है अपना तेल ओल लगा करके और जला करके पढ़ते थे, ठीक है। तो वही चीज है कि अब देखिए आग जब आ गया और तब हमें जो है भोजन पका मिलने लगा, और खतरनाक जानवरों से रक्षा होने लगी, प्रकाश हो गया, रात में भी आग जला दिए तो भाई रोशनी हो गई, है ना। तो ये जो है आपकी आग के फायदे हुए। और आ जाइए, और ये आपका एक जो पॉइंट आपने यहां पे पढ़ा था इसे भी देख लीजिए। मानचित्र 2 में कुरनूल गुफा ढूंढो। भाई कुरनूल गुफा आप देख लीजिए, यहां पे है कुरनूल गुफा, देख रहे हैं ना। वैसे तो मैं आपको बताया था, ठीक है। ये मैं बार बार जो मैप है दिखा रहा हूं ना कि आपके दिमाग में बैठ जाए कि ये देखिए दक्षिण तरफ है ये कुरनूल गुफा, है ना। और ये उत्तर तरफ आपका बुर्ज होम है, देख रहे हैं ना। पश्चिम तरफ आपका मेहरगढ़ है ना। तो उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, ठीक है। अब ये देखिए पूरब तरफ आपका है दाऊजली हेडिंग, है ना। तो क्वेश्चन अब इसी, अगर आप मैं बार बार इसलिए मैं दिखा रहा हूं ना कि आपको बिल्कुल माइंड में बैठा रहे कि यार अच्छा बुर्ज होम है, अच्छा हाँ उत्तर तरफ था, हाँ बुर्ज होम। और उसके बाद नौपाषाणिक जो है अभी आपका जो है, हाँ नौपाषाणिक पूरा स्थल में ये है मेहरगढ़, हाँ आपका नौपाषाणिक पूरा स्थल में है आपका जो है इस तरह। और भीमबेटका जो है पूरा पाषाणिक स्थल मिले हैं यहाँ पे, है ना। तो ऐसे ही एक बार, दो बार, तीन बार जब आप रिवाइज कर दोगे ना तो एकदम तैयार हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं। अब आ जाइए नाम और तिथियों को आप समझिए, ठीक है। देखिए हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं, पुरातत्वविदों ने उनके बड़े बड़े नाम रखे हैं। आरंभिक काल में को वे पूरा पाषाण काल कहते हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, मैं जो है बहुत अच्छी तरीके से आपको कोशिश की है कि अच्छे से आप समझ जाएं। मैं वीडियो बनाया हूं पूरा पाषाण के काल में, जो स्टोन एज पूरा जो काल है, मैं पूरा जो है वीडियो बनाया हूं सब पे, ठीक है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, बहुत बढ़िया आपका क्लियर हो जाएगा। बाकी किताबें तो आपको पढ़ना ही है, किताबें आप जो है पढ़ते रहिएगा। और देखिए यह दो शब्दों पूरा यानी प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर, ठीक है। यहां पे देखिए पूरा पाषाण का अर्थ क्या हुआ, पूरा यानी प्राचीन, पाषाण यानी पत्थर, ठीक है, प्राचीन पत्थर। यह नाम पूरा स्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को बताता है। पूरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। इस काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है, आरंभिक, मध्य और उत्तर पूरा पाषाण युग। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई है। सोच रहे हैं 99%
माने कितना 1% में अभी ये आपका है स्टोन एज से बाहर, तो 99% आपका मानव का जीवन इसी में मिलता है। ठीक है, जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। इसका समय लगभग 12,000 जो है साल से पहले से लेकर 10,000 साल, ठीक है, पहले तक माना गया है। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता है। ठीक है, प्राय इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठी लगे जो है हंसिया और आरी जैसे औजार मिलते हैं। साथ साथ पूरा पाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते रहे। ठीक है, तो अब देखिए आपकी जैसे पहले आपका मोटे फिर पतले और फिर एक समय था कि वो साथ साथ भी चल रहे हैं। ठीक है, अगले युग की शुरुआत 10,000 साल पहले से होती है। इसे नवपाषाण युग कहा जाता है। नवपाषाण का क्या मतलब होता होगा? देखिए, हमने कुछ स्थानों के नाम लिए। अगले अध्यायों में तुम्हें ऐसे अनेक नाम मिलेंगे। अक्सर हम पुराने स्थानों के लिए उन नामों का प्रयोग करते हैं और आज प्रचलित है, क्योंकि हमें ज्ञात नहीं है कि इस काल में इनके क्या नाम रहे होंगे। ठीक है, अब भाई आ जाइए अगला पॉइंट, बदलती जलवायु। ठीक, अब इसे समझिए। लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरण, बारहसिंघा, भेड़, बकरी और गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते हैं। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी जरूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे हों। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई। ठीक, आइए अगला पॉइंट समझिए। देखिए, खेती और पशुपालन की शुरुआत। अब देखिए ये इसके बारे में, इसी दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ, धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा। ठीक है, साथ ही वे भी सीखने लगे होंगे कि यह अनाज कहाँ उगते थे, कब जो है पक कर तैयार होते हैं। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया होगा। ठीक है, अब देखिए, और इस प्रकार धीरे धीरे कृषक बन गए होंगे। अभी तो आप बीज आपने खरीदा, खेत की बुआई कर दी, ट्रैक्टर चलाया और जो है कटाई हो गई, घर पे आ गया। और लेकिन अब देखिए कि स्टार्टिंग में किस तरह जो है हुआ होगा। ठीक है, आगे देखिए, इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। सबसे पहले जिस जंगली जानवरों को पालतू बनाया गया वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय, सूअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नजदीक आने को उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे और इस तरह धीरे धीरे वे पशुपालक बन गए होंगे। ठीक है, आज आप देखिए कि पशुपालक कितने जो है गाय भैंसे सब पाल के रखते हैं ना, वही है पशुपालक। अब देखिए, एक यहाँ पे सवाल भी पूछ रहे हैं ये
क्या तुम बता सकती हो कि सबसे पहले कुत्तों को ही पालतू क्यों बनाया गया? बताइए आप लोग। अब ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्यों बनाया गया होगा। तो अभी आप देखिए कि गांव में जो कुत्ते होते हैं या जो आप कुत्ते पालते हैं तो वो क्या काम करते हैं, आप बताइए। वो देखिए वो आपकी एक प्रकार से सुरक्षा ही करते हैं, है ना। जैसे अभी कोई अनचाहा आ जाए या जानवर आ जाए तो ये भूखना चालू कर देते हैं, है ना। और इनके जैसे होता है ना कि कोई कुत्ते को सिखाना पड़ता है कि भाई कोई आ गया या कुछ जिसको पहचानते नहीं भूखते रहो, ऐसा है ना। तो ये भाई इनका जो है लक्षण ही था। तो ये जो है सुरक्षा करते थे आदमियों की, और जो है भूखते थे अगर कोई ऐसी चीजें आ जाए, जानवर आ जाए, है ना। तो इसलिए जो है इनका जो है आदमियों ने इनको पालना शुरू कर दिया होगा कि ये सुरक्षा करते हैं। अब आइए, अब अगला पॉइंट यहां पे आपको दिख रहा है, घरेलूकरण की प्रक्रिया। ठीक है, अब ये क्या है भाई, इसे आप समझिए। देखिए, लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को घरेलूकरण की प्रक्रिया का नाम दिया गया है। अपनाए गए पौधे, ये पौधे तथा जानवर अक्सर जंगली पौधों तथा जानवरों से भिन्न होते हैं। इसकी वजह यह है कि इस प्रक्रिया के तहत अपनाए गए पौधों या जानवरों का लोग चयन करते हैं। उदाहरण तौर पर लोग उन्हीं पौधों तथा जानवरों का चयन करते हैं जिनके बीमार होने की संभावना कम हो। यही नहीं, लोग उन्हीं पौधों को चुनते हैं जिनसे बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते हैं, साथ ही जिनकी मजबूत डंठलें अनाज के पके दानों के भार को संभाल सके। ऐसे पौधों के बीजों को संभाल कर रखा जाता है ताकि फिर उगाने के लिए उनके गुण सुरक्षित रह सकें। ठीक है, उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता है जो आमतौर पर अहिंसक होते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवर तथा कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवरों तथा पौधों से धीरे धीरे भिन्न होते गए। मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग छोटे होते हैं। ठीक है, इन दांतों को आप देखिए, यहाँ पे सवाल भी पूछ रहे हैं। देखिए, इन दांतों को देखो, इनसे कौन सा जंगली जानवर जंगली सूअर का है और कौन सा पालतू सूअर का है। देखिए भाई, जो हिंसक होगा उसके दांत बड़े होंगे। ठीक है, आप देखते हैं ना कि नुकीली होती है। जो बड़े जानवर होते हैं, कुत्ते के भी दांत देखिए वो नोचने के लिए बने होते हैं ना। और जो भैंस होती है, गाय होती है, उसके दांत कैसे होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, है ना। तब आप अब समझ गए होंगे यहां पे कि कौन से आपके जंगली सूअर का है, कौन पालतू सूअर का है। ठीक है, अब देखिए, यह प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही। यह करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई। वास्तव में आज हम जो भोजन करते हैं वो इसी प्रक्रिया की वजह से है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूं तथा जौ आते हैं। इस तरह सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों में कुत्तों के बाद भेड़ बकरी आते हैं। ठीक, भेड़ बकरियों से क्या है, हमें दूध भी मिलता है। उनके बच्चे जो होते हैं भाई, उनका मांस भी कुछ लोग खाते हैं। और पहले तो भाई वही तो पेट भरने का रास्ता ही था। पहले तो पिज्जा बर्गर और ये आपके सब्जी पनीर ये तो बनता नहीं था। पनीर हो सकता है, अब यार इसका इतिहास तो पता करना पड़ेगा कि पनीर कब से बनना चालू हुआ होगा, है ना। तो आइए, कुत्ते के बाद क्या है, भेड़ बकरी आते हैं। यहां तक आपने देख लिया है। अब देखिए, ये यहां पे दिया है अनाज के उपयोग। अब जो अनाज होता है उसका उपयोग कहां कहां होता है भाई, बीज के रूप में। ठीक है, हाँ बिल्कुल भाई, आप जब बीज रहेगा तभी तो उसको खेत में जाकर के बोएंगे, फिर वो जो है उगेगा, फिर वो धीरे धीरे आपका बड़ा होगा, है ना। तो बीज के रूप में
खाद के रूप में। भाई गेहूं है, उसको जब हम लोग उसकी पिसाई करेंगे, आटा बनेगा, तभी तो हम लोग खाएंगे। तो खाद के रूप में भी बीज का उपयोग होता है। उपहार के लिए, भाई पहले आप थोड़ा सा इतिहास में देखिए तो जैसे पहले पैसा जब नहीं चलता था तो सामान के बदले सामान लिया जाता था। ठीक है, आज तो आप पैसे लिए आप जाके बाजार से चाहे जो चीजें खरीद लेते हैं। ठीक है, लेकिन एक ऐसा समय था जब पैसा नहीं था। ठीक है, तो लोग क्या करते थे, सामान के बदले सामान ले आते थे। उसकी जितनी वो वैल्यू उस समय होगी। अब जैसे गेहूं लेके गए, उनको भाई कुछ सब्जी खरीदने हैं या कुछ भी ऐसा है, बाजार से ही कुछ उनको हल्दी नमक खरीदने हैं, तो वो उस हिसाब से जो बीज को जो अनाज होते थे देते थे, और उनसे जो है उतनी मात्रा में उसका जो वैल्यू थी वो दूसरे सामान ले लेते थे, है ना। और उपहार भी दिया जाता था, जैसे शादी ब्याह में लोग अपना अनाज देते थे, लेना देना में भी उपयोग होता था। भंडारण के लिए, भाई स्टोर करेंगे तभी ना खाएंगे आगे। तो ये सब में जो है आपका अनाज उपयोग होता था, होता है, अभी भी देखिए। अब आइए अगले पॉइंट पे, एक नवीन जीवन शैली। अब इसे आप देखिए, तुम किसी पौधे के बीज को बोकर देखो, तुम पाओगी कि इसे विकसित होने में कुछ वक्त लगता है। ठीक है, अगर आप लोग खेती करने वाले, ये तो भाई अक्सर ही जानते हैं, तो ये कोई न समझने की तो कोई बात ही नहीं। इसमें कुछ दिन, महीने या फिर साल लग सकता है। इसलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ा था। बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़ियों से उनकी रक्षा करने से बहुत से काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था। ठीक है, आज भी आप देखिए, अब अगर आपने खेती करना है तो उसकी पहले अच्छे से देखभाल करेंगे ना, उसकी समय पे खेत की बुआई जो है जुताई कराएंगे, बुआई कराएंगे, पानी उनी भरवाएंगे, फिर जब फसल पकेगी कटवाएंगे। तो इसमें तो भाई आपको वहां पे रहेंगे तभी तो ये सब चीजें कर पाएंगे। और उसके पहले क्या थे, खाद्य संग्राहक क्या थे, भाई वो अपना घूम रहे हैं, जब जैसे जैसे जहां उनको खाने पीने की जंगल की चीजें मिल रहे हैं, जानवर मिल रहे हैं, वो खा रहे हैं, घूमते चले जा रहे हैं, है ना। लेकिन अब देखिए यहाँ पे बदलाव दिख रहा है ना, मिल रहा है। आगे देखिए, अनाज को भोजन और बीज दोनों के ही रूप में बचाकर रखना आवश्यक था। इसलिए लोगों को भंडारण की बात सोचनी पड़ी। बहुत से इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियां बुनी या फिर जमीन में गड्ढा खोदा। मैं जो है गांव में अपने, एक बहुत पुराना घर था, मैं बहुत छोटा था, तो एक घर था जो है हमारे जो है दो घर बाद, दो से तीन घर बाद जो है उनका घर था। ठीक है, तो उनका घर मैं देखा कि बरामदे थे, आगे उनका पूरा घर उनका बड़ा सा था, और आगे तरफ बरामदा था, जो कच्चा, मतलब जो है कच्ची मिट्टी का था, मतलब जो है कच्चा मकान कहते हैं ना, जो मिट्टी का बना होता है। अभी तो आपका सीमेंट प्लास्टर का हो गया है, बाकी तो पहले कच्चा था वो। ठीक है, मिट्टी से बना हुआ था। तो वहां पे मैं जब गया था एक बार, तो वहां पे उनके बरामदे में इस तरह ऐसा सीढ़ी के द्वारा जो है बना हुआ था, सीढ़ी बनी हुई थी, और अंदर जो है गड्ढा, मतलब गड्ढा था, और ऊपर से ये लकड़ी का इन्होंने लगाया था कि जिससे कि ये ढक भी देते थे बढ़िया, तो पता भी नहीं चलता था कि नीचे गड्ढा भी है। तो फिर क्या था कि ये सीढ़ी भी बनी हुई थी, और पूरा यहाँ पे बरामदे में नीचे तरफ गड्ढा भी बना हुआ था। तो वहां पे मैं गया, तो वहां पे जो है मतलब पूरा स्पेस था, अच्छा जगह थी, है ना। तो उसमें जो है ये लोग अपना पुराने समय में सामान उमान भी रखते थे, और जो भी गेहूं इत्यादि उनको जो अनाज, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ये भी देखने को मिला है कि गड्ढे में जो है, यहाँ पे आपने पढ़ा ना कि लोगों ने मिट्टी के बर्तन बनाए, टुकड़ियां बुनी, फिर जमीन में गड्ढा खोदा, है ना। तो इस तरह गड्ढे का भी मैंने देखा कि वहां पे सामान उमान उपयोग करते थे।
आगे देखिए, क्या तुम्हें लगता है कि शिकारी या भोजन संग्रह करने वाले बर्तन बनाते और उनका प्रयोग करते होंगे? अब बताइए, अपनी जवाब का कारण बताओ। ठीक, तो इसको तो आप लोग विचार कर लीजिएगा, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग। जानवर चलते फिरते खाद्य भंडारण। ठीक है, जानवर बच्चे देते हैं जिससे उनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती ही है, साथ ही उनसे दूध भी प्राप्त हो सकता है और भोजन का एक अच्छा स्रोत है। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका है। ठीक, तो भाई हो गए ये चलता फिरता खाद्य भंडार तो बन ही गए। अब देखिए यहां पे सवाल भी पूछ रहे हैं, भोजन के अतिरिक्त जानवरों से क्या क्या मिल सकता है। ठीक है, और आज जानवरों का उपयोग किस लिए होता है। ठीक है, तो इस पे आप लोग विचार करते रहिएगा। आइए आगे, आओ आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में पता लगाएं। अब इसे आप देखिए, मानचित्र 2 पृष्ठ संख्या 12 में देखो, क्या तुम्हें कई नीले वर्ग दिख रहे हैं? ठीक है, पता है इनमें से प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शाती है जहां पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, जहां पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, कई नीले वर्ग, ये नीला वर्ग आपको मैंने देखिए ये सब बताया हूं यहाँ पे। नीला वर्ग ये दिख रहे हैं ना, ये सारे नीला वर्ग हैं आपको। ठीक, चिरांद, कुलडीवा, महागड़ा, है ना, बुर्जहोम, ये हो गए। ठीक है, और देखिए आगे, ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर में, आधुनिक कश्मीर में और पूर्वी तथा दक्षिण भारत में पाए गए हैं। वास्तव में ये निर्दिष्ट स्थान कृषकों पशुपालकों की बस्तियां थी या नहीं, इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधों और पशुओं की हड्डियों के नमूने का अध्ययन करते हैं। इनमें से सबसे रोचक जले हुए अनाज के दानों का अवशेष है। ऐसा लगता है कि ये गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए होंगे। वैज्ञानिक इन अनाज के दानों का पहचान कर सकते हैं। इस तरह हमें पता चलता है कि इस उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होंगी। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों की भी पहचान कर सकते हैं। ठीक, आइए आगे बढ़िए, स्थायी जीवन की ओर। अब देखिए अगला पड़ाव आ गया है, अगला पॉइंट भी आ गया है। अब इसे आप देखिए, पुरातत्वविदों को कुछ पुरा स्थलों पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं, जैसे बुर्जहोम। ठीक है, वर्तमान कश्मीर में। आपको बुर्जहोम मैंने बताया ना, दिखाया था ना। ठीक है, कि लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे जिन्हें गर्तवास कहा जाता था। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियां होती थी, इससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी। ठीक है, अभी मैंने चर्चा आपसे किया ना कि कैसे वो घर बनाए थे, तो वो भी ऐसे अंडरग्राउंड टाइप का बनाए हुए थे, है ना। मैंने बरामदे वाला अभी स्टोरी आपको बताई। ठीक है, तो पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगहें मिली हैं। ठीक है, तो अब ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार भी मिले हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो पूरा पाषाण युगीन उपकरणों से भिन्न हैं, इसलिए इन्हें नवपाषाण युग का माना गया है। इनमें वे औजार भी हैं जिनकी धार को और अधिक पैना करने के लिए उन पर पालिश चढ़ाई जाती थी। ओखली, मूसल का प्रयोग अनाज तथा वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीजों को पीसने के लिए किया जाता था। आज हजारों सालों बाद भी ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है।
भाई घर में आप देखते हैं उखली मूसल, किचन में कुछ अगर कूटना है तो आज भी हमें दिखता है उखली मूसल, है ना। अब तो मिक्सर आ गया है, लेकिन कई आज भी अपने गांव में इत्यादि में तो दिखता ही है कि लोग मूसल और चीज़ों का प्रयोग कर रहे हैं। और चक्री आप देखते हैं, जो है चक्री से गेहूं जो है पीसते हैं, है ना। इस तरह जो बने पत्थर के दो पार्ट वो बने रहते हैं, और चक्री पूरा उससे हाथ से घुमा करके उससे जो पीसना होता है अनाज इत्यादि वो पीसते हैं उस पे, है ना। और पहले तो चक्कियाँ नहीं थी। लोग बताते हैं कि जो पूर्वज बताते हैं कि भाई घर पर ही ये जो चक्री होती है उसी में सब गेहूँ पीसते थे, जब चक्की उक्की नहीं थे पहले, है ना। उसी तरह अब देखिए प्राचीन प्रस्तर युगीन औजारों का निर्माण तथा प्रयोग लगातार होता रहा। कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे। ठीक, अब देखिए यहाँ पे नव पाषाण युग के कुछ उपकरण यहाँ पे दिए हुए हैं। ये देखिए इस तरह के हैं, ये देखिए भाई, दिख रहे हैं, ये देखिए ये सारे पत्थर किस किस आकार में बने हुए हैं, देख रहे हैं ना। ये कैसा है, ये किस तरह बना हुआ है, ये किस तरह है, सब देखिए अलग अलग हैं और अलग अलग काम में उपयोग में भी ये आते थे। अब देखिए आगे, देखिए नवपाषाण युग के पुरास्थलों से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता था। बर्तनों का उपयोग चीजों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। चावल, गेहूं तथा दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए। इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे। इनके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाए जा सकते थे। ठीक है, और देखिए क्या ये परिवर्तन हर जगह एक साथ ही आ गए होंगे? ऐसी बात नहीं है। एक तरफ जहां कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार, भोजन संग्रह करने का काम करते थे, वहीं अन्य लोगों ने हजारों सालों के दरमियान धीरे धीरे खेती, पशुपालन को अपना लिया। बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल बदल कर अपना जीविका चलाया करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सवाल भी पूछ रहे हैं। ये मटकी आपकी है, आप देख रहे हैं यहाँ पे। तो क्या तुम कल्पना कर सकती हो कि इस पात्र में क्या रखा होगा? देखिए, आपके यहां मिट्टी के बर्तन अगर उपयोग करते होंगे तो आप कमेंट में बताइएगा। ठीक है, कि अभी आपके यहां इस तरह की मटकियां क्या उपयोग में हैं। अगर हैं तो फिर आप क्या इसमें रखते होंगे या क्या उपयोग होता होगा, या अब चलिए अब आप लोग बताएंगे कि इस मटकी में क्या उपयोग हो सकता है और क्या होता होगा। आप लोग कमेंट करके बताइए। चलिए अब आ जाइए अगले पॉइंट पे, सूक्ष्म निरीक्षण। अब चलिए भाई थोड़ा सा सूक्ष्म में आ जाइए, डीप नॉलेज में आ जाइए। तो आइए, मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु। चलिए इसे आप समझिए। मानचित्र 2 पृष्ठ 12, मेहरगढ़ को ढूंढो। ठीक है, मेहरगढ़ को मैंने आपको दिखाया था। ठीक है, यह ईरान जाने वाले, देख लीजिए एक बार, नहीं तो आप लोग फिर थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन अच्छा नहीं लगेगा, मजा नहीं आएगा। ये भाई देखो आप, मेहरगढ़ देख रहे हैं, ये कहाँ पे है आप बताओ? पाकिस्तान का ये है ना स्पेस, ये देखो इंडिया आपका और ये पाकिस्तान का एरिया। ठीक है, तो मेहरगढ़ आपका पाकिस्तान में हो गया। ठीक है, तो अब देखिए यहां पे बताए भी हैं मेहरगढ़ के बारे में, आप देखिए। ये देखिए भाई, ये आपका मेहरगढ़ ढूंढो।
ठीक है, यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। मेहरगढ़ पाकिस्तान, या चलिए इसको लेकर के कंफ्यूजन थोड़ी सी हो रही है, पाकिस्तान में या फिर और जगह। चलिए आप लोग देख लीजिएगा कि मेहरगढ़ किस देश में अभी वर्तमान में पड़ रहा है। फिलहाल आप ये देख लीजिए कि मेहरगढ़ यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। ठीक है, मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहां की स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जौ गेहूं उगाना, भेड़ बकरी पालना सीखा। ठीक है, यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियां मिली हैं। इनमें हिरण तथा सूअर जैसे जंगली जानवरों तथा भेड़ और बकरियों की हड्डियां हैं। ठीक है, और देखिए मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज्यादा कमरे हैं। ये देखिए भाई, ये डिजाइन भी यहाँ पे आप देख पा रहे हो बनी हुई है, देख रहे हैं ना। तो मतलब प्रत्येक घर में 4 या उससे ज्यादा के कमरे हैं, जिनमें कुछ संभवतः भंडारण के काम में आते हैं। अब देखिए, तो ये जो है चित्र आप देख रहे हैं, ये मेहरगढ़ का एक घर का चित्र है। मेहरगढ़ के घर शायद ऐसे दिखते हों। तुम जिस घर में रहते हो उसके साथ इस घर की क्या समानता है। ठीक है, तो ये भाई अब आपको थोड़ा सा एक्सरसाइज भी दे रहे हैं कि भाई जो मेहरगढ़ के घर शायद ऐसे दिखते हों, तो तुम जिस घर में रहते हो उसके साथ इस घर की क्या समानता है। अब आपके घर कैसे हैं, अब थोड़ा सा मिलाइए। ये देखिए, इसमें 4 कमरे बने हुए हैं, है ना। तो ये मिलाने के लिए बोल रहे हैं भाई। और देखिए आगे, मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के सगे संबंधी उनकी प्रति सम्मान जताते हैं। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। अब देखिए, जो जिनकी मृत्यु हो गई उसके साथ सामान भी रखे जाते थे। मेहरगढ़ में ऐसी कब्रें मिली हैं। एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था। ठीक है, संभवतः इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा। जैसा आप देखिए, कुछ मिस्र का भी इतिहास आप पढ़ेंगे तो उसमें भी जो राजा की मृत्यु हो जाती थी तो आप देखते थे कि उनकी जो करीबी जो दासियां थी और जो उनके खास थे और जो सामान का उपयोग करते थे, जो उनकी मृत्यु होने के बाद उनके साथ ही दफना दी जाती थी। एक तो मैं स्टोरी ऐसा ही देख रहा था, तो उनके साथ जो है जिंदा ही थे वो सभी जो सेवक थे, और उनके जो सेवक जो उनके साथ जो कुछ रानियां भी थी, सबको जो है, और जानवर सामान सबको जो है उनको, और जो सेवक थे वो तो जिंदा ही उनको जो है पूरा जो उनको दफना देते हैं। तो सोचिए, और ये देखिए प्रमाण भी आपको दिख रहा है कि एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को दफनाया गया। अब देखिए, और ये क्या हो सकता है, संभवतः इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा। ये देखिए भाई, यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये आदमी का आपकी कंकाल आपको दिख रहा है आदमी का। ठीक है, और यहाँ पे आप देखिए बकरियों के जो है कंकाल इधर आपको दिख रहे हैं। ठीक है, तो प्रमाण भी आप देख पा रहे हैं। मेहरगढ़ की ये जो है कब्र से लिया गया ये चित्र है। ठीक है, तो भाई अब आपका ये पॉइंट, कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं, इसे एक बार आप लोग ध्यान से देख लीजिए और रिवाइज भी कर लीजिएगा। मध्य पाषाण युग का समय जो है 12,000 से 10,000 साल पहले। ठीक है, बसने की प्रक्रिया का आरंभ लगभग 12,000 साल पहले। ठीक है, उसके बाद नव पाषाण युग का आरंभ 10,000 साल पहले। मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ लगभग 8,000 साल पहले। ठीक,
तो भाई ये जो आपका हो गया कंप्लीट। ठीक, अध्याय 2 आपका कंप्लीट हो गया।